क्या सीए अपने पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ रेम्यूनरेशन का प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा नहीं उठा सकता? टैक्स का यह मानना था कि पार्टनरशिप्स की सैलरी एक प्रोफेशनल इनकम नहीं मानी जाती। सीए ने यह कहा कि उनका सर्टिफिकेट और उनकी मेहनत इसका हकदार बनाती है। लोअर अथॉरिटी ने तो दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी था। जब यह केस आईटीएटी के टेबल पर गया तो इन्वेस्टिगेशन ने इस केस का पूरा रुख बदल दिया। तो चलिए देखते हैं इस केस का क्या सच है और आईटीएटी का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, और ये जजमेंट स्पेशली चार्टर अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स एंड पार्टनरशिप फर्म के वर्किंग पार्टनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये टॉपिक पार्टनर को मिलने वाली रेम्यूनरेशन पर सेक्शन 44 ADA के एप्लीकेबिलिटी पर है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में सीरियस डिसएग्रीमेंट पर है। बट आईटीएटी ने इस पर क्लियर फाइनल जजमेंट भी दिया है, और ये केस का नाम है श्री रानू गुप्ता वर्सेस ACIT। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केस में असेसी का नाम है श्री रानू गुप्ता। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और SARC एंड एसोसिएट्स में एज अ वर्किंग पार्टनर वर्क करती है। उनको असेसमेंट ईयर 2018-19 में एक 27 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन मिला, और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते वक्त उन्होंने 44 ADA अप्लाई किया, और उनका यह मानना था कि एज अ प्रोफेशन वो अपना 50% का प्रेजेंटिव के बेसिस पर टैक्सेबल दिखा सकती है। और उनका यह भी मानना था कि एज अ वो ICAI की मेंबर है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होल्ड करती है, तो उनको 44 ADA के सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब यहां पर असेसिंग ऑफिसर का क्या व्यू था? असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के जितने भी क्लेम्स थे वो सारे रिजेक्ट कर दिए, और असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि पार्टनर से मिली रेम्यूनरेशन है वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल रिसिप्ट नहीं है। यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि असेसी जो है वो फर्म की एज अ वर्किंग पार्टनर है और वो फर्म के सारे अफेयर कंडक्ट कर रही थी, इसलिए अगर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो फर्म की है, ना कि कोई इंडिविजुअल की। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 28(5) को रेफरेंस करते हुए यह बोला कि पार्टनर को मिली रेम्यूनरेशन उसकी इनकम होती है, लेकिन इसका कोई सेक्शन 44 ADA से कोई ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर नहीं होता। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40B एंड CBDT सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2017 A को रेफरेंस देते हुए कंक्लूड किया कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन में सेक्शन 44 ADA अप्लाई नहीं होता है। अब यहां पर असेसी CIT अपीलेट यानी NFSC के पास गए, और यहां पर भी असेसिंग ऑफिसर के व्यू को कंफर्म किया, और CIT अपीलेट ने यह कहा कि असेसी कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, वो एक फर्म में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है, तो 44 ADA के जितने भी बेनिफिट है वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे। अब यहां तक तो पूरा केस असेसी के अगेंस्ट ही था। अब इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ITAT दिल्ली बेंच के पास गए। यहां पर जुडिशियल मेंबर श्री सतबीर सिंह गोदारा ने पूरे केस को डिटेल में एनालिसिस किया। ट्रिब्यूनल ने यह देखा कि कहीं पर 44 ADA के अंदर यह तो नहीं लिखा कि प्रोफेशनल सिर्फ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फॉलो होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने यह देखा और कहा कि चार्टर अकाउंटेंट चाहे इंडिविजुअल प्रैक्टिस करे या कोई फर्म के अंदर, वो अपना प्रोफेशनल ही फॉलो करता है। अब यहां पर ट्रिब्यूनल ने एक और चीज क्लेरिफाई की और कहा कि सेक्शन 44 ADA यह कहता है कि असेसी कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन से अर्न करता हो और टाइम पीरियड के अंदर हो। लॉ ये नहीं कहता कि अगर आप कोई प्रोफेशन फर्म से हो तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता, सिर्फ इस वजह से कि आप कोई फर्म के पार्टनर हो, इससे कोई आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती। अब यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने एक आर्गुमेंट किया और उन्होंने यह कहा कि असेसी ने एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, तो उनको 44 ADA का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ITAT ने इस आर्ग्यूमेंट को क्लियरली रिजेक्ट किया। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सेक्शन 44 ADA 2 के मुताबिक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अलग से एक्सपेंस दिखाना मैंडेटरी नहीं होता है और प्रिजम्पटिव इनकम ही एक्सपेंस डीम्ड मानी जाती है। अब हम सेक्शन 28(5) और 40B के रोल को समझते हैं। ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया कि सेक्शन 28(5) का मीनिंग है कि पार्टनर को मिली रेम्यूनरेशन उसकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम मानी जाती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसको सेक्शन 44 ADA के बेनिफिट से बाहर किया जाए। सेक्शन 40B फर्म के लेवल पर एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन पार्टनर्स के इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए नहीं है। अब यहां पर रेवेन्यू ने एक केस लॉ पे रिलाई किया। केस था मद्रास हाईकोर्ट का श्री आनंद कुमार का। वहां पर सेक्शन 44 AD में यह कहा गया था कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन उसका टर्नओवर नहीं माना जाता। ITAT ने क्लियरली डिनाई किया और कहा कि वो एक बिजनेस इनकम का केस है और ये जो केस है सेक्शन 44 ADA जो प्रोफेशनल इनकम के लिए स्पेशल प्रोविजन है और वो दोनों केस अलग अलग है, इसलिए वो मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जाता। अब यहां पर ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट का रमनीकलाल कोठारी केस रेफर किया, जिसमें कहा गया था कि असेसी की इनकम उसका अर्निंग एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। यहां पर एक केस और रेफर किया गया था, केस का नाम था दिलीप कुमार एंड कंपनी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रोफेशनल इनकम को एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जब सेक्शन 44 ADA में पार्टनर की रेम्यूनरेशन को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, तब रेवेन्यू अपनी तरफ से कोई भी कंडीशन ऐड नहीं कर सकता। इन सब लीगल रीजनिंग के बेसिस पर ITAT ने अपील अलाउ की और असेसी के फेवर में डिसीजन दिया और यहां पर ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि असेसी को सेक्शन 44 ADA के अंदर असेस किया जाए और इस तरह असेसी की अपील भी अलाउ की गई। और यहां पर एक और चीज क्लियर हो गया कि पार्टनर को मिलने वाली रेम्यूनरेशन, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग पार्टनर ही क्यों ना हो, उसे सेक्शन 44 ADA के अंदर सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये केस सभी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पार्टनरशिप फर्म में एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेक्शन 44 ADA के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। और ये भी बताता है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। यहां पर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से लॉ में कोई एडिशन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं और ये वीडियो अपने सभी CA प्रोफेशनल फ्रेंड को शेयर करें तो वो इसका भी बेनिफिट्स उठा सके और ये वीडियो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव बन सके। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इनकम टैक्स केस लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।